नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 25 जून 1975 को देश में जनता के मूल अधिकार छीन लिए गए थे। उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। तानाशाही शासन ने अपने मनचाहे तरीके से संविधान को परिभाषित किया था और ये सब किया गया था आपातकाल के नाम पर। वो कभी न भूले जाने वाले कड़वे अनुभव थे जिन्होंने देश की जनता को यह एहसास करा दिया था कि जीने के लिए केवल रोटी की दरकार नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता के भी कुछ निश्चित अधिकार होते हैं जिनके बगैर किसी देश के नागरिक का जीवन निरर्थक है। बहरहाल 1975 में लगे आपातकाल को 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया, जिसके बाद देश की जनता ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए उन काले दिनों पर अपना फैसला सत्ता पलट के जरिए दे दिया था। उस घटना को आज 50 बरस बीत चुके हैं। इन 50 सालों में कांग्रेस कई बार सत्ता में आई और गई, लेकिन पिछले 11 बरस से वो लगातार सत्ता से बाहर है और इन 11 साल के दौरान सत्ताधारी दल भाजपा लगातार शक्तिशाली हुआ है। साथ ही भाजपा ने देश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस को घेरने के लिए आपातकाल को आज भी सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर जिंदा रखा है। ऐसे में जब जब आपातकाल का जिक्र होता है तब तब भाजपा कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है और कांग्रेस को न चाहते हुए भी आपातकाल पर अपना बचाव करना ही पड़ता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है आपातकाल का आधार, सियासत हो रही अपार। तो देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जिसके 50 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने देश भर में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई गई। इस दौरान मिसाबंदियों का सम्मान भी किया गया। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्याय काल करार दिया, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे भाजपा के भीतर की घबराहट बताकर देश के भीतर अघोषित आपातकाल लगाए जाने का आरोप लगाया। बहरहाल भाजपा के आयोजन और कांग्रेस नेताओं के पलटवार ने देश की सियासत को गरमा दिया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के 50 साल बाद भी कांग्रेस अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। बीजेपी आज भी इमरजेंसी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का पहले से ही पूरा बंदोबस्त कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले साल ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज देश भर में बीजेपी नेताओं ने आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। शाह ने आपातकाल को कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी कांग्रेस नेता आपातकाल पर इंदिरा के फैसले का बचाव करते नजर आए। शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वही लोग अब संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि जो 50 साल पहले बीत चुका है उसे बार बार दोहराकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। देश की सियासत में 50 साल बाद इमरजेंसी पर खूब बहस हो रही है। राहुल गांधी के सरेआम इमरजेंसी को गलत मान लेने के बावजूद कांग्रेस अब भी बचाव की मुद्रा में ही नजर आ रही है, जबकि भाजपा ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सवाल ये है कि आखिर 50 साल बाद इमरजेंसी को याद करके बीजेपी कौन सा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।
और उससे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर भाजपा को ये सब करने का मौका किसने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपातकाल का आधार सियासत हो रही है पार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, तपन भौमिक जी हैं, मीसा बंदी हैं भोपाल से, विमलेंद्र राय जी हैं, जेडीयू नेता पटना से हैं, और राम गुप्ता जी आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तपन भौमिक जी आपसे ही, आप मीसा बंदी रहे हैं, कितने समय तक आप जेल में बंद थे और उस दौर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रताड़ना हुई, नहीं हुई, आपको कैसे गिरफ्तार किया, थोड़ा संक्षेप में जानना चाह रहे हैं सब लोग, फिर आगे बहस करें। जी, इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को शून्य किया जी, उसके बाद 25 जून 1975 के रात के 12 बजे देश में आंतरिक और इमरजेंसी घोषित कर दी जी, और उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमायती इस्लामी, जमायती उल उलेमा और आनंद मार्ग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, इनसे हमको खतरा है। अब किसको खतरा है किसी को मालूम नहीं। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि देखते ही देखते 26 जून से गिरफ्तारियां शुरू हुई जी, और पूरे भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश नारायण जी सारंग, बाबूलाल जी गौर, हशमत वारसी, आरिफ बेग साहब, अपने सेवक राम सोमानी, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता, 185 कार्यकर्ता 2 दिन में भर डाले जी। जो जनसंघ के लोग थे, संघ के लोग थे, कुछ लोग तो दूसरे ही लोगों को भर दिया, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको जी। ऐसे परिस्थितियों में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह निर्धारित किया कि इस अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ और आंदोलन किया जाए जी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चलो, आपने इमरजेंसी लगा दी। आपको कब बंद किया? मेरे को 14 नवंबर को जी, 14 नवंबर सन 1975 में मैंने आंदोलन किया। जुमेराती गेट पे आंदोलन करके हम लोग 9 लोग, मैं तो बहुत छोटा था, मैं उस समय मात्र 16 साल का था जी, और 11वीं क्लास का छात्र था महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय BHL में जी। तो हमने संघ में चूंकि प्रतिबंध संघ में लगा दिया, तो पूरे देश में हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने और आंदोलन किया, घर से उठा के नहीं ले गए जी। और मीसा लगाया। अरे देखो तो सही क्या हो रहा था देश में। मीसा का मतलब यह है मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोई दलील नहीं कर सकते, आप कोई वकील नहीं कर सकते और आप कोई वकील नहीं कर सकते। अरे कैसा भयानक कानून रे भाई। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दी, लेकिन उसकी सुनवाई हुई, कोर्ट में फैसला हुआ, उसके बाद फांसी दी, लेकिन हमको कोर्ट में जाने ही नहीं दिया। आपको अच्छे से ध्यान है, मैं केवल एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इमरजेंसी लगा करके मीसा एक्ट के अंतर्गत संपूर्ण भारत के विरोधी दल के लोगों को क्यों भरा? एक, समाजवादी के लोग, लोक दल के लोग, जनसंघ के लोग, और आगे कि आप कानूनन आपके ऊपर कोई आरोप लग गया, तुरंत पुलिस पकड़ेगी, 24 घंटे में आपको जज के सामने पेश करना है। इसका नाम है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जी। किंतु हुआ क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण निरस्त, मौलिक अधिकारों को समाप्त। अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे भाई, मौलिक अधिकार भी नहीं हमारा। तो वैसा मेरे जैसे व्यक्ति को और 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरा 16.5 महीने रखा। परीक्षा देने का अधिकार नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, कैदी पढ़ सकता है, जिसको 20 साल की सजा हुई है वो पढ़ रहा है, वो एग्जाम दे रहा है। हम और शिवराज सिंह चौहान हम परीक्षा नहीं देंगे। क्यों भाई? आप मीसा में हो। मीसा में क्या हुआ? तो आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया। ये संविधान का हत्या नहीं है तो क्या है बताइए हमको। तो निश्चित रूप से हशमत वारसी, नाम याद रखिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ बोलता हूं। हशमत वारसी की क्या गलती थी? भारतीय जनसंघ का मुस्लिम होकर के भी संगठन मंत्री था। इसी भोपाल के जुमेराती गेट से उसको उठा के ले गए और जब जेल में बीमार पड़ा, मैं भी बीमार पड़ा, मैं भी 2 महीने हमीदिया हॉस्पिटल में रहा जी। और इलाज के अभाव में केवल ऑपरेशन होना था, अल्सर हो गया था उसके पेट में, ऑपरेशन होना था, लेकिन समय पे इलाज ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई मेरे भाई। और हशमत वारसी आज हमारे बीच में नहीं है जी। समाचार पत्र का अच्छा है कि आप नहीं थे उस समय और ये चैनल भी नहीं था, नहीं तो आप लोग भी अंदर होते। समाचार पत्र को पहले कलेक्टर पढ़ेगा। अरे बारे इमरजेंसी, रात को दातार सिंह यादव
उस समय भोपाल का कलेक्टर, मैं भोपाल के उदाहरण इसलिए दे रहा जी। हूं ताकि आप भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए। जी। दातार सिंह यादव उस समय भोपाल कलेक्टर, पहले रात को वो पढ़ेंगे, अगर आपने एक लाइन भी इंदिरा गांधी के खिलाफ लिख दिया तो दूसरे दिन सुबह अखबार नहीं बटेगा। जी। 2500 पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया, 137 पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दिया गया और 40 प्रेस के लाइन काट दिए गए कि ये हमारे खिलाफ। एक बड़ा पत्रकार का मैं आपको नाम ले रहा हूं, रामनाथ जी गोयन का, इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन थे जी। उन्होंने पेपर निकाला, पूरा पेपर काला, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लिख ही नहीं सकते। और एक व्यक्ति का और नाम बताता हूं, नई दुनिया के संस्थापक छजलानी जी, इंदौर के जी। वो एक संपादक लिखते थे, संपादकीय क्या लिखते थे, ऊपर लिखा जाता था संपादकीय, नीचे पूरा का पूरा खाली। वो पेपर आज भी आपको नई दुनिया कार्यालय में पूरे 19 महीने के मिलेंगे। अब इसके बाद भी अगर आप लोग कहे कि अत्याचार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खड़गे जी कह रहे हैं कि बार बार क्यों याद करते हो, गजब हो गया। अरे बुरे दिन बार बार याद करेंगे। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आज हम चंद्रशेखर को क्यों याद कर रहे हैं, भगत सिंह को क्यों याद कर रहे हैं, खुदीराम बोस को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है। और मैं ऐसे बोलने में संकोच मुझे नहीं है कि इंदिरा गांधी ने वो अत्याचार किया भाई साहब, उल्टा लटका करके मारा। क्यों मारा कि तू बता अन्ना जी मुकादम कहाँ है। शिवराज सिंह चौहान को हर एक एक फीट पे लट दिए। हबीबगंज थाना कोई उखड़ नहीं गया, हबीबगंज थाना आज भी है, वहाँ पे जाइए। शिवराज जी की क्या गलती? मैं कांग्रेसियों से धड़ेगम पूछना चाहता हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा करा आपने, ये किया वो किया। शिवराज सिंह चौहान जेत से पढ़ने आया था, कहाँ? भोपाल रविशंकर नगर में मकान किराए पे रहकर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। रात को पुलिस गई, दरवाजा खटखटाया, शिवराज सिंह चौहान कौन है? अब शिवराज सिंह चौहान 52 किलो का 11वीं का स्टूडेंट, मैं भी 52-55 किलो का ही था। तो शिवराज जी ने कहा साहब मैं ही हूँ, फटाक से 3-4 झापटे और उसको हबीबगंज थाने में लेके आए। हालांकि वो मारने वाले मर गए। और उनको शिवराज सिंह चौहान को क्यों मारा? तो बता नाथूलाल सोनी कहाँ है? नाथूलाल सोनी उस समय एक होटल चलाते थे, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे, वो फरार थे। सूर्यकांत केलकर जी की डायरी में केवल लिखा था शिवराज सिंह चौहान, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर। उस समय ना मोबाइल होता था ना टेलीफोन होता था। और उस आदमी को ढूंढ करके पकड़ के लठ मार मार के DIR में बंद कर दिया भोपाल जेल में। उसके बाद आप साफ और पाक हो। धन्य है रे कांग्रेस। चलिए हम पूछ लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी आ रहे हैं, निशिकांत जी, सभी लोगों के पास आ रहा हूं, विमलन जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार चूंकि अमित जी का नंबर है, अमित जी, घोषित आपातकाल आपने लगाया था, अब आप लोग कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। देखिए त्रिपाठी जी, 1975-77 की वो आपातकाल की स्थितियों को निश्चित तौर पे निसंदेह जिस तरीके से आदरणीय तपक भूमि जी ने बताया और अपने अनुसरणों का स्मरण करा और ये जानकारी दी कि आपातकाल में क्या स्थितियां हुई थी जी। और मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि देश में जो आपातकाल की स्थिति पैदा हुई वो किन कारणों से भी पैदा हुई। ये घटनाएं सत्य और असत्य और तमाम चीजों पर प्रताड़ना और चीजें तो हो सकती हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन किन तथ्यों के आधार पर हुई? क्या इंदिरा गांधी जी के उस समय जेपी आंदोलन की क्या स्थिति थी? क्या हमारे देश पर आर्थिक नीतियों पर क्या स्थिति थी? क्या देश की सेना की देश पर सैन्य शक्ति पर क्या आलोचना थी? क्या हमारे आर्थिक तंत्रों पर क्या प्रहार थे? रेल की पटरियां तोड़ी जा रही थी, बड़े बड़े हाईवे जाम कर दिए गए थे, डॉक्टर और कई डॉक्टरों को मारा जा रहा था, कई आंदोलन के नाम पर कई कर्मचारियों को पीटा जा रहा था, लोगों ने ऑफिस आना बंद कर दिए थे। न केवल आर्थिक बल्कि जनतंत्र भी खतरे में पैदा हो गया था इस हालात में। चाहे जेपी जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, चाहे वो तमाम लोगों का आंदोलन हो, उस आंदोलन से जो देश में परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों के कारण आज जो किसान थे वो मारे जा रहे थे, लोग फसल
नहीं बो पा रहे थे, किसान परेशान था, कर्मचारी परेशान था, अराजकता का माहौल था। कोई भी प्रशासक होता, मैं ये प्रशंसा और उसकी निंदा का विषय नहीं है, लेकिन 50 साल बाद जब हम इसकी बात अगर कर रहे हैं तो कई तथ्यों पर इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि देश में उस समय हालात क्या थे। जैसे आज हालात असम के हैं, प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे क्योंकि सुरक्षा कारणों से, हो सकता है नहीं जा पा रहे हूं, लेकिन क्या हालात है, पिटाई हो रही है। आज तो कोई आपातकाल की देश में स्थिति नहीं है। तो उस समय के जो हालातों के आधार पर देश की इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, वो कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन हालात उस समय देश के गंभीर थे और आंतरिक सुरक्षा के हालात इतने थे कि लगातार प्रधानमंत्री जी को और देश के सूचना खुफिया तंत्र को इस तरह की कि दूसरा जो देश है वो लगातार मौका ढूंढ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक नीति के साथ सुरक्षा नीति भी खतरे में है। उन हालातों पर वो इमरजेंसी लगी, जिसके तथ्य में तपन भौमिक जी ने बताया और सार्थकता की उन बातों को मैंने आकर्षित करा। अब हम इस बात पर करें कि जब इमरजेंसी आई थी तो न केवल इंदिरा गांधी ने, लेकिन जब उस समय के शासक ने 20 सूत्री कार्यक्रम करे, और वो इस बात को तपन भौमिक जी स्वीकार करेंगे, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, आज जैसे 2 बच्चे सबके अच्छे लगते हैं जो सरकारें प्रचार कर रही हैं करोड़ों रुपए में, ये उस समय के 20 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर, चाहे अधिक किसानों के ग्रामीण विकास की बात हो, उनकी आर्थिक सुरक्षा की बात हो, उनकी भूमि अधिग्रहण की बात हो, या गरीबी उन्मूलन को, उस समय गरीबी हालात से देश को निकालने की बात हो, ये सारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे उसका फायदा आज देश को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और ये देश के लोग भी स्वीकार करेंगे। इमरजेंसी बेहतर, देखिए, शासन के लिए लगाई गई। इमरजेंसी बेहतर हो सकती है, मैंने कहा ना, देश के हालातों पर, उस समय क्या हालात थे देश के, वो समय, जैसे आज अगर दिल्ली में किसान आ रहा है तो आप देखिए इमरजेंसी तो घोषित नहीं है, कीलें गाड़ी गई, तोपें लगाई गई, बंदूकें लगाई गई, ये क्या आज इमरजेंसी के हालात थे? लेकिन ऐसे हालात दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के लिए बिना इमरजेंसी के बना दिए गए कि जो इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आज रोजगार की बात होती है तो किसानों को उनके अधिकार की बात होती है, लाठियों से मारा जाता है, कई छात्रों को लाठियों से रोजगार के नाम पर मारा जाता है, महंगाई पर आप आवाज उठाओगे तो उन्हें मारा जाता है। और रही बात पत्रकारिता की, उस समय तो इमरजेंसी थी, लेकिन आज जो अघोषित इमरजेंसी है, कई पत्रकारों को अगर उनके खिलाफ लिखा जाता है तो जेलों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बंद करा देते हैं। कम से कम 8-10 पत्रकार उज्जैन छोड़ के जा चुके। प्रदेश में, देश में कई पत्रकारों ने बड़े बड़े चैनल छोड़ दिए जो प्राइवेट अपने घर से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं इमरजेंसी। तो आज इमरजेंसी के हाल, अंतिम बात, इमरजेंसी किन हालातों में थी मैं उन पर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर उन कार्यक्रमों को गलत बताया जाता तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों ने और तमाम विरोधी ताकतों ने कोशिश करी सत्ता के खिलाफ कि कैसे भी करके इंदिरा गांधी को बदनाम कर दिया जाए। 77 के बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के आधार, पूर्ण बहुमत से लौटी और यह देश को साबित करा कि इमरजेंसी किन हालातों में लगी थी। चल ऋषिकांत जी, आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि आप ही प्रोग्राम पूरी तरह से जो आज अन्याय काल बना रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि अन्याय काल था, आपातकाल नहीं था, इसलिए आपके पास आएंगे। एक बार राम गुप्ता जी के पास जाते हैं। राम गुप्ता जी, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय कई हमारे पास अतिथि हैं, आप इमरजेंसी को लेके आपकी क्या राय है, आपके पार्टी की क्या राय है? सही थी या नहीं थी? और जो कांग्रेस कह रही है कि अघोषित इमरजेंसी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? थोड़ा संक्षेप में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को देखने वाले पूरे देश के दर्शकों को और पैनलिस्टों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। आवाज इको हो रही है, थोड़ा उसको करेक्ट करवा दीजिए जी। आज चूंकि हम एक बेहद और जरूरी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, 1975 की जो घोषित इमरजेंसी बना मौजूदा 11 वर्षीय अघोषित इमरजेंसी की। कांग्रेस की इमरजेंसी के दौरान चूंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने किताबों में पढ़ा इतिहास में, उसमें यह लिखा है कि संविधान का गला घोटा गया। ये बात इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज जो हो रहा है वो और भी खतरनाक है, क्योंकि अब लोकतंत्र को मारा जा रहा है, वो भी बिना बताए, बिना घोषित किए। तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, लेकिन तब जनता जानती थी कि देश में तानाशाही चल रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आपातकाल जैसा माहौल बना दिया है, पर बिना इमरजेंसी लागू किए ही। आज पत्रकार डरते हैं, विपक्ष दबाया जा रहा है, आईटी, ईडी, सीबीआई के सहारे चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, और सबसे बड़े भुक्तभोगी आम आदमी पार्टी के वो शीर्ष नेता है। याद करिए, हमारे दिल्ली के तत्कालीन सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। हमारे दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2.5 साल जेल में रहना पड़ा, वो भी बिना किसी कसूर के, जिसका आज तक छानबीन लगा डाला। एक नहीं, 2,500 हजार इनके सीबीआई, ईडी के कर्मचारियों ने छानबीन कर डाली, लेकिन 4 आने का कोई करप्शन नहीं निकाल पाए। आज पत्रकार डरते हैं, विपक्ष दबाया जा रहा है। आप पत्रकार के सामने ही सुनिए, आप पत्रकार के सामने चैनल में ही खुल के बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, और बोल रहे हैं आज पत्रकार डरते हैं, आज पत्रकार के उसमें बदमिश लगी हुई है। आप तो बोल रहे हैं ना। त्रिपाठी जी मैं बताता हूं, त्रिपाठी जी मैं बताता हूं, पत्रकार कैसे डराया जा रहा है। आज किन किन पत्रकारों के मैं नाम लूं इस चैनल में। सोशल मीडिया पर सच बोलने की कीमत है जेल या देशद्रोह की धाराओं से चुकानी पड़ रही है। याद करिए, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनको आज जेल में डाल रखा जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र? कौन है पत्रकार जो जेल में है? कौन है पत्रकार जो जेल में है? राम जी, कौन है पत्रकार? साहब का नाम, कप्पन साहब का याद है नाम? किसका? मैं आपको कप्पन साहब का नाम याद करिए। मुझे पत्रकार सर 1975 में अखबार बंद किए गए थे, आज पत्रकारों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकार हैं जिन्होंने लिखित में सुसाइड किया, लिखित में सुसाइड किया उत्तर प्रदेश के पत्रकार ने। चलिए राम जी, और याद करिए राम जी, हमें तो कोई नहीं धमका रहा, हम तो आप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अभी सपा के प्रवक्ता भी बोलेंगे। आप खुलेआम बोल रहे हैं, हमें तो आज तक कोई धमकी नहीं मिली। सौभाग्य है, मैं कहूंगा, मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी इसी प्रकार से। राम जी, आपकी बात आ गई। अभी और भी अतिथि हैं, और भी अतिथि हैं, उनके पास जा रहा हूं। विमलेन जी, इमरजेंसी को लेकर जितेंद्र कुमार वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विमलेन जी, थोड़ा संक्षेप में, बहुत लंबा, चूंकि ये चैनल का प्लेटफॉर्म है, चुनावी प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट बात करने की बात करेंगे। इमरजेंसी के दौरान आपके पार्टी के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं वो सब अंदर थे, और दूसरी तरफ अघोषित आपातकाल की बात हो रही है, खड़गे जी कह रहे हैं। जी, ये तो निश्चित है कि भारत के लोकतंत्र में ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी जो है, वो आपातकाल जो लगा, वो उसको आज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सच्चाई है जी। एक ऐसा शासनकाल रहा कांग्रेस का, जिस शासनकाल में ना वकील थे, ना दलील कोई सुनी जाती थी, ना कोई सुनवाई होती थी, सीधा जेल होता था जी। और खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भयावह इतिहास, भारत के लोकतंत्र के इस भयावह इतिहास को कम से कम एक दिन तो हम लोग साल में निश्चित रूप से हमें याद रखना चाहिए कि वो जो त्रासदी भारत के लोगों ने झेली है, जो इमरजेंसी आपातकाल जो लगाया गया, कांग्रेस के द्वारा लगाया गया, और कांग्रेस को तो शर्म आती नहीं है। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा शासनकाल उनका रहा जो काला धब्बा भारतीय लोकतंत्र पे जो लगाया है, वो कांग्रेस ने लगाया है, और उसको वो कितनी बार जस्टिफाई करते रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं आपातकाल को। अरे जिम्मेदारी किसकी थी? अगर कांग्रेस के शासनकाल में अराजक स्थिति हुई तो जिम्मेदारी इंदिरा गांधी जी की थी। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे थे, जिम्मेदारी इंदिरा गांधी की थी, कांग्रेस के शासनकाल की थी। अगर उनके 20 सूत्री के कार्यक्रम को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराए जा रहे थे, जबरदस्ती लोगों के मकान और लोगों की जमीनें जबरदस्ती ली जा रही थी, तो उनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इससे बड़ी बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती। हर पार्टी जो आज आप जितने भी आप समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आप उन सबको, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी दिशा के तहत जेल थे, उनको भी फल्गु नदी के किनारे वो एक मीटिंग में थे और वहां से जो है उनको अरेस्ट किया। हम पार्टी के वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू में हमारे राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनको भी जो है वो अरेस्ट किया गया, और जितने भी मुख्य लोग थे उस समय राजनीति करने वाले, सभी को जेलों में डाला गया।
क्यों डाला गया? सिर्फ इसीलिए कि आवाज, भारत के लोकतंत्र की आवाज को दबाया जाए। और बिमलेन जी, एक सवाल यहाँ उठता है, सवाल ये उठता है कि ठीक है 77 में सत्ता पलट करके जनता पार्टी आ गई, लेकिन उस दौरान भी 171 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और 80 में प्रचंड बहुमत के साथ आई। माने जनता ने फिर जस्टिफाई, भुला दिया इमरजेंसी को। तो ऐसे समय 50 साल बाद क्यों याद किया जाए? लोकतंत्र में यही एक खूबसूरती है, आप इसे समझना होगा। जब हम वोट देते हैं तो हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम अपने अधिकार के इस्तेमाल से किसी को भी चुने, वो आदमी जिसको कि ज्यादा वोट आएगा तो वो निश्चित रूप से चुनकर जाएगा जी। और जब वही तो लोकतंत्र है भारत की। अगर इंदिरा गांधी जी 171 सीटें फिर जीत कर आए तो इसका मतलब था कि भारत के वैसे लोग जो उसको जस्टिफाई कर सकते थे उन्होंने किया और उनको वोट दिया। यहां तक कि अगर आप देखें कि 1977 के जो आंदोलन, जेपी आंदोलन, जो बिहार से ही शुरू हुआ जेपी जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन, उस आंदोलन को दबाने के लिए कितने इमरजेंसी में जो है प्रयास हुए। काला धब्बा तो निश्चित रूप से है, जीत के सीटें आ जाना और उसको जस्टिफाई करना। कांग्रेस इसलिए तो आज जस्टिफाई कर रही है, वो कह रही है हमको 100 सीटें आ गई, हमको 99 सीट आ गई, हमको 80 सीट आ गई, तो हमको अगर 13 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो उसमें से 2 करोड़ लोग हमको चाहते थे इसलिए हमको वोट दिया। ठीक है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया जाए, किसी को अपने जीवन जीने का अधिकार ही नहीं दिया जाए, क्या उसको आप जस्टिफाई करेंगे? हम वोट के अधिकार का यहाँ विरोध नहीं कर रहे, हम तो विरोध कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लगाने का। जी। उस समय राष्ट्रपति श्री अमर जी के द्वारा जो इमरजेंसी थोपी गई, साइन तो उनका भी हुआ, लेकिन नाम तो इंदिरा गांधी जी का ही हुआ। ना कैबिनेट की मीटिंग हुई, ना बैठक हुई, और रातों रात भारत का मुस्तकबिल जो है लिख दिया गया। आप खूब कह लीजिए कि गरीबी हटाओ के लिए जो है वह हमें जरूरत थी। भारत उस समय उस स्थिति में नहीं था, परिस्थिति में नहीं था, लेकिन उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कितना भी कह लें, आप गरीबी हटाने के नाम पे आपने गरीबों को हटा दिया, उनको जेलों में बंद करना शुरू कर दिया, बिना किसी जुर्म के जो है लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। अरे पत्रकारों को जो है वह बोलने का अधिकार तो छोड़ दीजिए, वो अलग मुद्दा है कि बोलने का अधिकार किसके पास है, किसके पास नहीं है। लेकिन जब पूरी की पूरी व्यवस्था को आप पंगु बना दीजिएगा, उसको अपने चंगुल में रखिएगा और उसको डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलाइएगा, तो ये भारत के लोकतंत्र को कैसे हम जिंदा, आज कांग्रेस कैसे कह सकती है कि हम भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं? अगर वो एक शब्द नहीं कह सकते हैं कि इमरजेंसी जो लगाया गया, आपातकाल जो लगाया गया, वो भारत के लोकतंत्र में एक काला धब्बा है, ये कांग्रेसियों को आज आगे आके बोलना चाहिए। चलिए बिमलेन जी, 50 साल हो गए, भूल जाना चाहिए। बिमलेन जी, राहुल गांधी जी ने कहा है आपातकाल भूलना चाहिए कि 1975 जो आंदोलन, 1975 में जो आपातकाल लगा, वो भारत के लोकतंत्र का काला धब्बा था और ये कांग्रेसियों ने लगाया था। जी जी, बिमलेन जी, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है आपातकाल को लेके, उन्होंने स्वीकार किया है कि गलती थी। कभी सदन में बयान नहीं दिया कि आपातकाल गलती थी। नहीं, मैं इसको आप जस्टिफाई नहीं किए त्रिपाठी जी, आप मुझे दिखाइए कहा राहुल गांधी ने सदन में। राहुल गांधी जी का बयान आया है, सदन के अंदर नहीं कहा, बयान आया है उनका, उन्होंने जस्टिफाई किया है कि हाँ गलती थी, ये कहा है उन्होंने, मीडिया के सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है। मैं जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं ढूंढूंगा, आपको हो सकेगा तो मैं लिंक भेज दूंगा। सदन में एक भी बयान नहीं है। हाँ, लोगों के अंदर जब आप मीडिया में जाके, रैलियों में जाके कह सकते हैं कुछ गलतियां हुई हैं जी, कुछ गलतियां हुई। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, बिमलेन जी यही कह रहा हूं। पांडे जी, 50 साल बाद आपातकाल पे फिर से याद करना, ये और किसी मुद्दों पे आप दिवस मनाते, आपातकाल दिवस मना करके राहुल गांधी ने कहीं पे भले मीडिया के सामने कहा हो, सदन में नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ गलती हुई। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको प्रबुद्ध पैनलिस्ट को संध्या जोहार जी। खास करके हमारे तपन भौमिक जी जो यहाँ बैठे हैं जी, उनके संघर्ष को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा जी। कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक आतंकवाद का इससे बेहतर आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जी। जिस प्रकार से आप अगर इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको जेल होगा, और जेल होने के बाद आपको बेल लगाने का अधिकार नहीं होगा न्यायालय में।
मीन्स अगर आपको जेल हो गया तो आप वकील करके जज के पास अपना आवेदन लगा सकते हैं। वो सारे अधिकार को समाप्त करके, और कारण क्या था, जब प्रयागराज उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया और आयोग घोषित किया, जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी आयोग घोषित हुए थे, तो आयोग घोषित करने के बाद मतलब इतना अहंकार कि लोकतंत्र और संविधान को बेड़ियों में बांध के सत्ता के मध्य में चूर होकर उसको कुचलने का ऐसा कुचक्र शायद भारत के इतिहास में अंग्रेज के कालखंड में देखा होगा किसी ने, लेकिन भारतीय राजनीति में आजाद भारत पांडे जी ये सारी चीजें तपन भौमिक जी बता चुके हैं, ये सारी चीजें बता चुके हैं। कुछ नई चीज कि भाई खड़गे जी बोल रहे हैं 50 साल बाद इसको याद करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी तरफ संविधान खतरे में है। राम गुप्ता जी कह चुके हैं कि 11 साल अघोषित आपातकाल, हालांकि वो मीडिया पे बार बार कह रहे हैं, बोल भी रहे हैं मीडिया में, वो वर्मा जी की तो आपने भाषा सुन ली होगी, बोल भी रही हैं, मीडिया प्रसारित भी कर रहा है। ये भी हम कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान इतना कोई बोल देता बाहर निकलने के साथ ही जेल चला जाता, लेकिन अभी अघोषित आपातकाल की बात हो रही है, उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी त्रिपाठी जी, आपने बात ठीक कही कि भौमिक जी ने सारी बातें कह दी जी, लेकिन जिस प्रकार से मतलब लखनऊ से लोग तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभद्रता उन्होंने आपके ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ की, ये बताता है कि ये परिवारवादी चरण चुंबक किसी का सम्मान नहीं करते। लेकिन जो बात आपने रखी कि 50 साल बाद आप फिर क्यों मना रहे जी, क्या त्रिपाठी जी आदरणीय, आप काफी वरिष्ठ हैं, महात्मा गांधी का बरसी आप क्यों मनाते हैं जी? पंडित नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने क्यों जाते हो जी? वो तो 50 का 75 साल पहले गांधी जी भारत छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दिए, क्यों मनाते हैं आप? क्या कारण है? आपके पिताजी, जैसे मेरे बाबूजी विसाबंदी में भर्ती हुए थे, मतलब जेल गए थे, आज वो नहीं है तो पितृ में जब पितृ पक्ष आता है, हम उनका वो नहीं तर्पण करते हैं जी। क्यों करते भाई? ये कोई खड़गे जी बताएंगे हमको क्या करना है? देश की जनता को अगर हम ये बता रहे हैं कि किसी कालखंड में इस प्रकार की व्यवस्था बना के सिर्फ सत्ता के लोभ में ऐसा किया गया हो, आप एक उदाहरण बताइए। ये आम आदमी पार्टी और अमित शर्मा जी और जितेंद्र वर्मा जी बता रहे थे, कर्नाटका में किसानों को स्वराज देते हुए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिद्धारमैया जी दौड़ा के स्वराज दे रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसानों को इतना डंडा से सम्मानित किया गया है, वो बात करते हैं, बताओ जी। मीडिया का इतना सहयोग मिला इस आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, सुबह से लेकर शाम तक मीडिया में अरविंद केजरीवाल। अघोषित आपातकाल है साहब, वही कालखंड आपका है जो कालखंड हमारा है, उसी कालखंड में आप दो राज्यों में सरकार में है, लेकिन यहां आके मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वैसा नहीं होता साहब। जो तकलीफ हमारे तपन जी ने सहा है, हमारे बाबू जी ने सहा है, ऐसे लाखों लोग थे। 253 पत्रकार को जेल में डाला गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया। राजनाथ सिंह जी की माता जी का देहांत होने के बाद उनको अंत्येष्टि में जाने का परमिशन नहीं मिला। किस कालखंड में आप? 21वीं सदी में हर चीज आप मीडिया में आके बोलते हैं जी। अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, नहीं, भौमिक जी बोल रहे हैं। तपन भौमिक जी ने कहा, तपन भौमिक जी ने कहा 37 लोग मर गए थे जेल में, मर गए। भोपाल के हसमत वारसी मर गया जेल में जी। भौमिक जी क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाया। बोलिए। देखिए इसमें संविधान में क्या जी, संविधान में संशोधन क्या हुआ? अमित शर्मा जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान से सुनना क्या संशोधन हुआ। संविधान के 39वें और 42वें संशोधन में यह हुआ कि सीटिंग प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं लेगा, कोई निर्णय नहीं देगा। और जिस संविधान को आप माथे में लेकर घूमते हैं और राहुल गांधी जी घूमते हैं, वो संविधान बदल चुका है। उसकी आत्मा को कत्ल करके देश को जेल में डाल के उस संविधान को बदल दिया गया है। तो मेरा कहना आपसे है अमित शर्मा जी कि आप संविधान बचाने निकलते हैं जब, तो क्या इंदिरा गांधी जी को या तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कोसते होंगे कि नहीं कोसते होंगे
कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, क्या बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़ी लिखी इंदिरा गांधी थी? क्या बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा योग्य इंदिरा गांधी थी? नहीं थी। लेकिन चरण चुंबक के कारण, सत्ता लोभ के कारण पूरे देश को जेल में डाल दिया गया। अब आकाश जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस प्रकार से आप जस्टिफाई कर रहे हो इन चीजों को, आपको क्या लगता है देश की जनता आपको माफ करे इसके लिए? आज 50 साल हो गए, और जो आपने त्रिपाठी जी एक प्रश्न पूछा था विमलेंदु जी से शायद जी, कि उस समय दोबारा सरकार में चुन के आ गई कांग्रेस जी, आप बताइए 21 महीने का ये कालखंड, और उसके बाद चुनाव में इंदिरा जी चुन के आई, क्या तरीका था लोगों के पास जानकारी पहुंचाने का? आपके पास 21वीं सदी नहीं थी, वो आजाद भारत का पहला दूसरा दशक चल रहा था। उस समय सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था, लोग इतने जानकार नहीं थे। उसके बाद अगर आप चुनाव जीत के आ गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपातकाल पे देश की जनता ने आपको मुहर लगा के दे दिया। आपको सबके सामने आके कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अगर इंदिरा जी की विरासत आप संभालना चाहते हो तो इंदिरा जी की गलती को भी स्वीकारना पड़ेगा और देश से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। राजनीतिक आतंकवाद का इससे बड़ा नमूना आपके समझ पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए पांडे जी, ये अफगानिस्तान नहीं है, सीरिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसको जंजीर में जकड़ने का काम अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया था। चलिए पूछ लेते हैं। उसके बाद आप बोलते 50 साल बीत गए। अमित जी, 100 साल बीत जाएंगे तब भी हम ढोल नगाड़े के साथ बजाएंगे लोगों को। जी निशान जी, आपकी बात आ गई, लेकिन सूचना तंत्र था तब भी बातें बाहर आती थी। आपके छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता, उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, विद्या सिन्हा अभिनेत्री थी, उनको उन्होंने बुलाया था स्टेज पे और ये भी बोला था कि मैं भी विद्या तू भी विद्या। तो ये खबरें आ जाती थी, ऐसा नहीं था। सूचना तंत्र उस समय भी था, उस समय भी था सूचना तंत्र। 10 सेकेंड जी जी बोलिए। 10 सेकेंड जी 10 सेकेंड हाँ बोलिए बोलिए। मतलब ऐसा सूचना तंत्र था त्रिपाठी जी कि डुवेट सॉन्ग भी हमने सिंगल में सुना। इतना शानदार इनका मैनेजमेंट था कि किशोर कुमार की आवाज गायब हो जाती थी, जी। सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज आती थी। ऐसा क्या तरीका था, ये भी तो आपको याद होगा जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको सभी जानकारी है। एक अभिनेत्री, उन युवाओं को यह बताने की आवश्यकता है जो नए जनरेशन के। एक अभिनेत्री का पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में उनको डांस करने के लिए संजय गांधी जी ने कहा था और उन्होंने नहीं किया था, तो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम और आप अकेले फोन में बात कर लेंगे। अभी जी आ रहा हूं, राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम जी, आपको भी कहना है क्या कि मीडिया पूरी तरह से गुलाम है और आप बोलेंगे और मीडिया प्रसारित कर रहा है, सब सुन रहे हैं। अगर निशिकांत जी को सुन रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे विमलेश जी को सुन रहे हैं, तपन मौर्य को सुन रहे हैं, तो आपको भी सुन रहे हैं। जी जी त्रिपाठी जी, जी। हालांकि मैं जो है आपके चैनल में अपने घर का चैनल समझ के बैठता हूं, जब भी बैठता हूं। जी। अघोषित आपातकाल के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता देता हूं, आज के जमाने के, जो पिछले 11 साल में अमित जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो घोषित आपातकाल था तब भी सवाल उठे थे, और इस अघोषित आपातकाल में पिछले 11 सालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत खतरनाक सवाल उठे हैं। और चुनाव आयोग की उस निष्पक्षता पर जो सवाल उठे हैं, जो कि जिसको कहते हैं वोटर मैनेजमेंट। जी। वोटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण मेरे शीर्ष नेता संजय सिंह जी ने चीख चीख कर, केजरीवाल जी ने चीख चीख कर बताया कि दिल्ली में किस प्रकार से वोटर रिलिस्टिंग में किस प्रकार गड़बड़ी की गई। दिल्ली के अंदर जितने भी लुटियन जोन में सांसदों के घर हैं, उनके आवासों में जो चुनाव लोकसभा का होता है तो वहां पर 2 वोट 3 वोट होते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अचानक से वहां पर 33 वोट, 40 वोट, 50 वोट, 66 वोट, 70 वोट हो जाते हैं। एक ही घर में, एक ही क्वार्टर में 70 वोट। दूसरा, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग पर चुप्पी, डर का माहौल, विरोधियों को देशद्रोही कहने का आम प्रचलन में आ जाता है। यूएपीए, एनएसए का दुरुपयोग, कार्यकर्ताओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों को देशद्रोह जैसे गंभीर मामले लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, ट्वीट्स डिलीट करवाना, यूट्यूब के वीडियो हटवाना, एक्स पर सरकारी दबाव लगाया जाता है।
लोकसभा में चलिए, विपक्ष की राम जी, आवाज को समय बुलाया हमारा जाता समाप्त हो रहा है। माइक बंद, सस्पेंशन, लाइव प्रसारण रोका जाता है, न्यायपालिका पर दबाव, कॉलेजियम प्रणाली पर हमला, जज लोया केस जैसे मामले उठाए गए हैं। आप ही के चैनल में जज लोया का मामला कितनी बार उठाया गया है, अपने दिल पर हाथ रख करके सवाल कर लीजिएगा। चलिए, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, राम जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। पांडे जी, अभी बहुत लोग हैं, हमारे पास 5 मिनट समय बचा है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। पत्रकारिता पर हमला, दर्जनों पत्रकारों की गिरफ्तारी, राणा अयूब, मोहम्मद जुबैर, सिद्दीकी कप्पन, एनडीटीवी पर दबाव, बीबीसी पर आईटी का रेड, न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थानों पर धमकी। और अगर बताइए अगर ये बात झूठी हो, मैं खुला चैलेंज करता हूं चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये हम पांडे जी से पूछ लेंगे। बिमला जी थोड़ा को। संक्षेप में, अमित जी थोड़ा संक्षेप में भूमिका मत बनाइएगा। त्रिपाठी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी पांडे जी ने बड़ी चिंता करी बाबा साहब अंबेडकर की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो भूल गए उनके शीर्ष नेता जो इस समय देश पर पूरा देश चलाने का काम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए अमित शाह जी ने क्या टिप्पणी करी। पूरे देश ने हाहाकार करा, आंदोलन करा, और अंबेडकर के अनुयायी और तमाम सामाजिक लोग संगठन ने इसकी आलोचना करी, लेकिन देश का गृह मंत्री झुकने को तैयार नहीं था, देश का प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं था। अगर ये बाबा साहब के अनुयायी के नाम पर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपको जनता ने जवाब दिया है। अब आपने कहा कि गांधी में देश की आजादी के बाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महात्मा गांधी जी की बात आती है तो महात्मा गांधी जी का फोटो हटा देते हैं, लेकिन उनका चश्मा लेके राजनीति करने की कोशिश करते हैं। भारत में उन पर नमन करने में दिक्कत आती है। जब विदेश देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो सबसे पहले वहां महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हैं और नमन करने की बात करते हैं, लेकिन देश आते हैं तो बदल जाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात सूचना तंत्र की, मेरे मित्र कह रहे थे कि इमरजेंसी के बाद सूचना तंत्र कमजोर था। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आम लोगों को पता ही नहीं चला चुनाव का, लेकिन आज के समय तो मोदी जी ने सूचना तंत्र बिल्कुल अडानी के माध्यम से बिल्कुल मजबूत कर रखा है। आज तो लोगों को पता था सूचना तंत्र आज कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। आप 400 पार होने वाले थे इतने मजबूत सूचना तंत्र में, आप रह गए वही 240 पे। तो सूचना तंत्र पे मत उंगली उठाइए। और रही बात अब हमारे जो अभी गलभैया कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी हट जाते हैं कभी जुड़ जाते हैं, ऐसे हमारे राय साहब वो बता रहे थे कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो किसको आनी चाहिए ये आप शायद नहीं बोल पाओगे अभी, ये मेजॉरिटी में। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे, ये आपकी आदत है राय साहब, आप सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। एक प्रोफेसर अपनी आवाज उठाता है जो कई लोगों को आईएएस बनाता है, उसको आप जेल में बंद कई छात्रों को आप रोजगार के नाम पर बर्बरता पूर्वक पटना में मारा जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। विमलेन जी, एक मिनट में आपको मौका दे दूंगा, इनकी बात खत्म हो जाए। विमलेन जी, इनकी बात खत्म हो जाए। अरे बिमलेन जी भी वर्मा जी से कम नहीं है। बिमलेन जी, वर्मा जी आपकी बात समाप्त हो जाए। चापलूसी बंद कर दो भारतीय जनता पार्टी से। अभी मोदी जी दोबारा आके बाहर कर देंगे जैसे सिद्धू को बाहर कर दिया था। जब आपकी बात सुनेंगे, इसलिए कांग्रेस को शर्म आने की बात मत करिए। शर्म में तो आपको डूब मरना चाहिए, आप डूब मरिए। जिस तरीके से बिहार एक जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। अमित जी समाप्त करिए, एक मिनट, आपको चरण समय हमारा समाप्त हो रहा है, बाकी और असम जल रहा है, असम जल रहा है। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा था, सारे नेताओं को नजरबंद करके, और आप चुनाव कराने की बात कर रहे थे, सालों बाद चुनाव। चलिए अमित जी, देश में इमरजेंसी है, जरा नौजवान, महिला, किसान के बारे में बोलना चालू कर दीजिए, और नहीं तो अगले बार चुनाव में जनता आपका दरवाजा। चलिए अमित जी अभी शर्म करो विमलेन जी अभी आपकी शर्म दूर कर देगी जनता इस चुनाव में। चलिए विमलेन जी, अभी शर्म करके घर बिठाएगी, रुक जाइए। शर्म करो। सुनिए एक मिनट, भौमिक जी के पास चलेंगे। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, 1 मिनट है बस, एक बार फिर भौमिक जी के पास जाएंगे। पांडे जी, चौपाई बोलनी है जी बोलिए। तब संविधान बनती थी, आज विवेक और बुद्धि को हर। अरे राम जी, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, हम पांडे जी को बोल रहे हैं। पांडे जी,
राम जी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। उसी चुनाव आयोग के माध्यम से आप पंजाब में भी चुनाव जीते और दिल्ली में भी लगातार सरकार में रहे। विषय ये आता है कि जब आपके राम जी एक मिनट बीच में नहीं, राम जी एक मिनट बीच में नहीं, बात नहीं आएगी आपकी। जी पांडे जी आकाश शर्मा जी, मतलब दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी पे आरोप लगाया, एफआईआर की मांग की, आंदोलन किया, सीएम हाउस का घेराव किया, लेकिन मिले सुर मेरा तुम्हारा जो है ना अलग भी है और साथ भी है। ऐसा कैसे चलता है कि लड़ भी रहे हैं और साथ में खड़े भी हैं? आप विमलेंदु जी को तो समझा रहे हो, आका शर्मा जी, आप राम जी को क्यों नहीं समझा रहे हो कि उसी चुनाव आयोग के माध्यम से आपकी कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार बनी और राम जी के पंजाब में और दिल्ली बनी? पांडे जी, राम जी को दिल्ली ने समझा दिया, वो मुझे जरूरत नहीं है। राम जी बीच में नहीं, राम जी प्लीज। अरे आपने इतने सारे आरोप लगाए तो सुनेंगे नहीं क्या? अरे इतने सारे आपने आरोप लगाए तो उसको आप सुनेंगे नहीं क्या? उसका उत्तर सुनेंगे नहीं, आप आरोप लगा के छोड़ देंगे क्या? जी अरे त्रिपाठी जी, इतना अच्छा नाम है राम जी का और काम इस प्रकार का मत कीजिए। आप सभी चीज को बायस कहते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो आरोप लगा और लोग जेल में गए, मैं क्यों बदलूंगा? आपके पिताजी ने, माताजी ने इतना अच्छा नाम रखा है प्रभु श्री राम के नाम पे, उसको मैं बदल दूं? ऐसा कुकृत हम नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दे पे आइए। अरे आप तय नहीं करोगे ना राम गुप्ता जी, आप तय नहीं करोगे, आप इसको तय नहीं करोगे। राम जी किसानों को पंजाब में अरे राम जी ये बहस नहीं हुई, देखिए ये बहस नहीं हुई, आपने अपनी सारी बातें मैंने पूरा समय दिया, उनने सुना। अब आप बीच में टीका टिप्पणी करेंगे तो दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा पंजाब में। जी पांडे जी, अब आप पंजाब की चिंता मत करिए, पंजाब की जनता ने मोहर लगा दिया है। पंजाब की जनता ने मोहर। अरे राम जी अकेले आप नहीं है भाई, हमारा समय समाप्त हो गया है। पांडे जी चुआएंगे तो हम जवाब देंगे। त्रिपाठी जी सर, पांडे जी, अरे जवाब देश की जनता दे रही है आपको। मैं ये कह रहा हूँ त्रिपाठी, घर के चैनल पे। अरे यार राम जी, ये घर का चैनल मान के आप ये कर रहे हैं। अघोषित ये आपातकाल जिसको बोल रहे हैं, वहां पे ये बोलने नहीं दे रहे किसी को, ये अघोषित आपातकाल बोल रहे हैं। ये प्रमाण है कि प्रदेश में और देश में कितना लोकतंत्र है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरे बोलती करेगी, इससे ज्यादा आजादी आप क्या चाहते? अरे राम जी माफ करिए, हम आपकी आवाज बंद करना पड़ेगा मुझे। जी चलिए, आप नहीं बोलूंगा, आपकी आवाज हम यहाँ म्यूट कर देंगे। मुझे लगता है कि अब हार के कारण इतना बौखला गए हैं कि इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिस मीडिया के एडवांटेज से मुख्यमंत्री बने, उसी मीडिया को गाली दे रहे हैं यहाँ बैठ के। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इस मतलब विनाश के कालखंड को हर आदमी को, हर परिवार को जानना चाहिए कि किस प्रकार से सत्ता के लोभ में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया ने सबसे मतलब ऐतिहासिक भूल की थी। और ये कमजोर प्रधानमंत्री का प्रमाण था कि समय समाप्त हो गया है। त्रिपाठी जी, इंदिरा गांधी वो थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। चलिए मोदी जी तो बोल ही नहीं पाए। मोदी जी हम आपके पास आना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये बहस नहीं आने थी इंदिरा। हमारा समय, चलिए अमित जी, पांडे जी समाप्त हो गया। आपके वरिष्ठ भौमिक जी बैठे हैं। ये मोदी जी गुड्डा गुड़िया बनाते रहे और इंदिरा गांधी वो फौलादी नेत्री थी कि जिसने पाकिस्तान। अरे भाई मेरा समय समाप्त हो गया भौमिक जी, अब आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, हमारी थोड़ी समय की एक सीमा होती है। हम इतना भर आपसे जानना चाह रहे हैं भौमिक जी कि जब आप 11वीं में थे तो आप जितने भी कैदी थे उनके साथ अंदर थे कि कोई बाल अलग से कारावास था? नहीं, हम तो सारे मीसाबंदी एक ही साथ थे जी। मीसाबंदी अलग थे जी। मैं केवल आपको आज की इस कथा का समापन केवल इसलिए करना चाह रहा हूं जी, खासकर अमित जी के इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा जी कि उस समय अराजकता थी, देश में ये आंदोलन चल रहे थे, सब चल रहे थे। जिस समय हाई कोर्ट इलाहाबाद में राजनारायण जी ने याचिका लगाई, उसका फैसला आया। उसके पहले तक तो अराजकता थी, उस समय आपको ध्यान नहीं आया। फैसला आया
फैसला इंदिरा जी के खिलाफ जैसे ही आया 25 जून रात के 12 बजे इमरजेंसी लग गई। अरे हार गए कोर्ट में, ये बात कोई कह नहीं रहा जी। कोर्ट में तुम हारे हो, अगर तुम्हें इमरजेंसी लगानी थी 6 महीने पहले लगा देते। जेपी आंदोलन 1973 से चल रहा था, उस समय तो नहीं लगाया। ज्योति बसु वगैरह जो है कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम जो है पश्चिम बंगाल में 72 से चला रहे थे, लेकिन उस समय तो नहीं आए। जैसे ही चुनाव हारे जी, एक कहता ना हम भी खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे, तो तुमने इमरजेंसी लगाई। और इस इमरजेंसी को त्रिपाठी जी आपके चैनल से केवल इतना ही बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति भारत का और भारत के बाहर का भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेन जी आपका, राम गुप्ता जी आपका, निशिकांत पांडे जी आपका, अमित जी आपका और तपन भौमिक जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी नमस्कार। तो आज हमने चर्चा की देश में लगे आपातकाल की 25वीं बरसी पर होने वाली सियासत की, जिसे लेकर भाजपा हमलावर तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। दरअसल ये तय है कि अगर कोई देश का एक ही विचारधारा या एक नेता के पीछे चलता है और अलग अलग विचारों और मतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, तो वह कभी विकसित नहीं हो सकता। इसे नेगेटिव विचार से निपटने के लिए लोकतंत्र में चुनाव का सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश किया गया है, जिसका असर 1970 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बड़ी हार के तौर पर सामने आया था। बहरहाल वो बात अब 50 साल पुरानी हो चुकी है। ये तय है कि इतिहास के फैसलों को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे सीख लेकर वर्तमान में किए फैसलों से भविष्य को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। पर इसके लिए सत्ता के लोभ से कहीं ऊपर उठकर देश और देश की जनता के लिए काम करने की इच्छा सख्त जरूरी है। किसी मुद्दे को महज राजनीतिक माइलेज के लिए इस्तेमाल करना केवल सत्ता की राजनीति का हिस्सा कहा जाए तो उचित होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।